नमस्कार बच्चों। शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास है डी और ए ब्लॉक वाली, उसमें आयनन एंथैल्पी को पढ़ेंगे अपन। आयनन एंथैल्पी वैसे 11th क्लास में पढ़ लेते हैं अपन, और थोड़ा सा एक दो उसमें क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ जी, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे उसके बाद, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले हाँ जी, देखिए, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, देखिए, आयनन एंथैल्पी को पढ़ते हैं इसमें। ये लो, देखिए, आयनन एंथैल्पी होती क्या है, सुनिए अब। हाँ, देखिए, आयनन एंथैल्पी क्या है? वो किसी विलगित गैसीय परमाणु से, मतलब किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा क्या है आपकी? आयनन एंथैल्पी बोल दो, आयनन ऊर्जा बोल दो, या आयनन विभव। तो क्या कहेंगे? किसी विलगित गैसीय परमाणु के किसी विलगित गैसीय परमाणु की संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे देखिए, मान लो अपन ने ये कोई ए ले लिया, और ये विलगित गैसीय परमाणु है, ये गैसीय स्टेट में ले लिया। इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं अपन, और जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा इससे? अरे, इससे बनेगा धनायन। ऐसा आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसी से मैं क्या करूंगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये लो। और सेकंड जब निकालूंगा तो ये धनायन से निकलेगा, तो ये कैसा हो गया? आपके द्विधनावेशित धनायन। एक और इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल रहे हो आप, तो इस पे क्या होगा? चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस का 3, यानी ये त्रिधनावेशित धनायन हो गया। कौन सा? त्रिधनावेशित धनायन। अब देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए जो एनर्जी दी जाएगी ना,
इसका नाम क्या है आपके आई फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी दी जाएगी इसका नाम क्या है आई सेकंड। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी ना वो कहलाएगी आपकी आई थर्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंग्लिश में कहो या आयनाइजेशन एनर्जी कह दो, एक ही बात है, आयनन ऊर्जा कह दो। अब इसमें क्या होगा देखो, सुनिए, जो आई थर्ड है ना उसका मान हमेशा ज्यादा होगा किससे, आई फर्स्ट और आई सेकंड से। या मान लो यानी सबसे लास्ट वाली जो एंथैल्पी होती है ना, सबसे लास्ट, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आई फाइव, वो ज्यादा होगी किससे, आई फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से। तो सबसे लास्ट वाली एंथैल्पी है उसका मान ज्यादा होता है। इनको हम बोलते हैं वैसे क्रमागत आयनन एंथैल्पियां, क्रमागत आयनन एंथैल्पियां। और इसमें ऑर्डर क्या होगा, अरे आई थर्ड ज्यादा है किससे, आई सेकंड से, और आई सेकंड ज्यादा है किससे, आई फर्स्ट से, आई फर्स्ट से। हाँ जी, ये ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, आई थर्ड ज्यादा है आई सेकंड से, आई सेकंड ज्यादा है आई फर्स्ट से। अब सुनिए, संक्रमण तत्वों के लिए जो ये 3 क्रमागत आयनन एंथैल्पियां, 3, कितनी, 3, 3 का मतलब जैसे आई फर्स्ट, आई सेकंड, आई थर्ड, ये महत्वपूर्ण होती है। ये कैसी होती है, इंपॉर्टेंट। तो क्या कहेंगे अपन, संक्रमण तत्वों की, संक्रमण तत्वों के लिए संक्रमण तत्वों के लिए 3 क्रमागत आयनन एंथैल्पियां कैसी होती हैं भाई, 3 क्रमागत आयनन एंथैल्पियां महत्वपूर्ण होती है। क्रमागत 3 आयनन एंथैल्पियां कैसी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। क्रमागत 3 आयनन एंथैल्पियां कैसी होती हैं, महत्वपूर्ण होती है भैया। क्रमागत 3 आयनन एंथैल्पियां कैसी होती हैं, अरे महत्वपूर्ण होती है ना। अब देखो, वो इस संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे अपन, तो आयनन एंथैल्पी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा, कम होगा। मतलब क्यों, वैसे भी अपन ने पढ़ा था ना, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। जब आकार में बहुत कम परिवर्तन होगा तो आयनन एंथैल्पी में भी बहुत कम क्या होगा, परिवर्तन। तो क्या कहेंगे, संक्रमण श्रेणी में, संक्रमण श्रेणी में बाएं से, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण कह दो या आवेश कह दो, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण
वृद्धि के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी के मान में आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। किंतु यह परिवर्तन यानी आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी पर यह परिवर्तन जो है ना, ये किंतु यह परिवर्तन बहुत कम होता है ना, यह परिवर्तन थोड़ा होता है, ये बहुत कम होता है, ऐसे कर देते हैं अपन। यह परिवर्तन बहुत कम होता है, ये लो, बहुत कम होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है अभी? बहुत कम, ये लो, ठीक है ना। ये तो बात हो गई ये। अब अगर हम मतलब 3D श्रेणी की बात करें या प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो उसमें क्या होता है भाई? प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम और जो कॉपर है ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बढ़ रहा है। क्यों? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है इस वजह से, पर परिवर्तन बहुत कम है। तो इसका मतलब क्रोमियम है और कॉपर है, उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर तो जिंक से थोड़ा सा मतलब पहले आ रहा है, जिंक से उसकी एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए ना। पर 3D श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर की प्रथम आयनन एंथैल्पी है, अरे वो बहुत कम होती है ना। उसका कारण क्या है कि क्रोमियम और कॉपर के पास है ना, एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कॉपर को पूर्ण पूरित विन्यास मिल जाएगा, क्रोमियम को अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा, जिसका स्थायित्व कैसा होता है? ज्यादा। इस वजह से क्रोमियम और कॉपर की अरे प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो क्या होती है? कम। लेकिन सेकंड वाली ज्यादा हो जाएगी। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित से निकलेगा, और उनका स्थायित्व कैसा? ज्यादा। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिखता हूं मैं, देखो आपके लिए इस वाले स्टेटमेंट को लिखता हूं मैं। हाँ, देखना 3D श्रेणी में, एक मिनट, देखिए 3D श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? 3D श्रेणी में क्रोमियम व कॉपर की, क्रोमियम व कॉपर की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है ना। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान अपेक्षित मान से, अपेक्षित मान से अधिक, सॉरी कम, अपेक्षित मान से कैसा होता है? कम होता है भैया ना। अपेक्षित मान से कैसा होता है? अरे कम होता है। अपेक्षित मान से कैसा होता है? कम। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन
क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात क्रमशः अर्धपूरित व पूर्ण पूरित अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जिनका स्थायित्व अधिक होता है, जिनका स्थायित्व कैसा होता है, अधिक होता है, जिनका स्थायित्व कैसा होता है, अधिक होता है, जिनका स्थायित्व कैसा होता है भी, अधिक होता है। ठीक है ना। देखिए जिनका स्थायित्व कैसा होता है, अधिक होता है भी, ये लो, जिनका स्थायित्व कैसा होता है, अधिक। आगे देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया क्रोमियम, हाँ जी, ये क्रोमियम और ये क्या है, कॉपर। हाँ जी, देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपके 3d5 4s1, ये लो, और इसका 3d10 4s1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये लो, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये लो, इसको हम बोलेंगे IE फर्स्ट, क्यों पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसलिए। और ये क्या है, IE फर्स्ट, ये क्रोमियम की है, ये किसकी है, कॉपर की है, दोनों की क्या है, IE फर्स्ट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ, ये चेंज हो गया किसमें, Cr प्लस में, और ये चेंज हो गया किसमें, Cu प्लस में। और जैसे ही इसमें चेंज हुआ ये, तो ये कैसा रह गया, देखो 3d5, और ये कैसा है 3d, अरे 10, ये 3d5, ये 3d10, और ये कैसा है, अरे अब ये अर्धपूरित विन्यास हो गया, कैसा हो गया, अर्धपूरित। और ये कैसा हो गया, पूर्ण पूरित। और हमको पता है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो विन्यास है उसका स्थायित्व कैसा होता है, अरे ज्यादा होता है। इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनको क्या, अरे स्थायी विन्यास मिल गया ना, तो हम वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें हमको स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ भी क्या, ये भी तो यही काम करना पसंद करेंगे जिसमें इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये काम करने के बाद, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों काम आसानी से करेंगे, मतलब दोनों आसानी से काम करेंगे, क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, अपेक्षित मान से जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उससे कम। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट। लेकिन यदि अपन से कोई कहे क्रोमियम और कॉपर की कौन सी, और सेकंड आयनन एंथैल्पी की बात करें अपन, इसकी सेकंड की बात करें,
यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? क्रोमियम व क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षित मान से अपेक्षित मान से अधिक होता है। क्रोमियम में कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षित मान से कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात ये क्रमशः स्थायी विन्यास या क्रमशः अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसका ग्रहण कर लेते हैं, जिनका स्थायित्व जिनका स्थायित्व जिनका स्थायित्व अधिक होता है, जिनका स्थायित्व कैसा होता है? अधिक। अतः जिनका स्थायित्व कैसा होता है? अभी अरे अधिक होता है। ये लो। अतः इनसे अतः इनसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
अतः इनसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है ना? जैसे मान लो एक क्या ले लिया अपन ने भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Cr+ बन गया, और इधर कौन बन गया? Cu+। देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये लो, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका तो क्या है 3d5 विन्यास, और इसका कैसा है 3d10 विन्यास। इसका 3d5, इसका 3d10। ये क्या है अब की बार बात कर रहे हैं IE, अरे सेकंड की। इसकी बात कर रहे हैं IE सेकंड की। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हुआ, स्थायित्व ज्यादा मिल गया। अब ज्यादा स्थायी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकलने का विरोध करेगा, क्यों? अब ज्यादा स्थायी से कम स्थायी हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्रोमियम और कॉपर की का ज्यादा होगा। ठीक है ना, अपेक्षित मान से। तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये बनेगा आपकी Cr+2, और ये क्या बनेगा आपकी Cu+2। और इसको क्या मिल गया 3d4 विन्यास, ये लो। और इसको क्या मिल गया 3d10 विन्यास। इसको 3d4, इसको 3d10, सॉरी 10, अरे 9, 10 तो पहले है ना, तो अब तो क्या मिलेगा इसको 9, 3d9 विन्यास। ये लो 3d9 विन्यास। ये हो गया क्रोमियम और कॉपर की बात। ठीक है ना। अब अपन को देखो आगे मैं ये कह सकता हूं कि जो संक्रमण श्रेणी है ना, यानी संक्रमण तत्व है उनकी जो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है ना, तृतीय, उसका मान बहुत ज्यादा होता है। उसका मान कैसा होता है, बहुत ज्यादा। इसलिए जो निकल कॉपर जिंक है, ये कभी +3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाते। निकल तो फिर भी दिखा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। ठीक है ना। तो अपन इस बात को लिख सकते हैं, देखो कैसे, सुनिए। इसको लिख सकते हैं अपन, देखिए। हाँ, संक्रमण तत्वों के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए
संक्रमण तत्वों के लिए तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान अति उच्च होते हैं, अति उच्च होते हैं। अति उच्च होते हैं, इसलिए ठीक है ना, अति उच्च होते हैं, इसलिए ये ऐसे लिखता हूं, देखो ना, अति उच्च होते हैं, अति उच्च होते हैं तथा बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ये मान उच्च होते जाते हैं, ये मान उच्च होते जाते हैं। ये मान कैसे होते जाते हैं? उच्च। कॉपर व जिंक के लिए, कॉपर व जिंक के लिए ये मान, कॉपर व जिंक के लिए ये मान इतने उच्च होते हैं, ये मान इतने उच्च होते हैं कि ये कभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था को OS लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये लो, ये आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड सारी बातें होगी भाई, ये आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड सारी बातें अपन ने कर ली। आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड सारी बातें कर ली अपन ने। ये लो, आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड सारी बातें अपन ने कर ली इसमें, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, एक मिनट, हाँ ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ लेते हैं, चलो देखिए, अगली हेडिंग क्या है अपनी, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था,
ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है सुनिए अब। ऑक्सीकरण अवस्था सुनिए, हाँ जी, ये ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, डी ब्लॉक की तत्वों की जो विशेषता है वो क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। क्या लिख सकते हैं, डी ब्लॉक की तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये लो, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं ये प्रदर्शित, देखो उसका कारण क्या है, आपसे ऐसा सवाल पूछ लेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना है क्यों, तो क्या कहेंगे, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस वन डी उपकोष में प्रवेश करता है और बाहर कौन सा है, NS उपकोष। दोनों की ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर, इसलिए NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद n माइनस वन डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए ये एक से अधिक क्या दिखाते हैं, अरे ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील का मतलब एक से अधिक क्या दिखा है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना, क्या क्या कहेंगे, इनमें क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन या ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इनमें n माइनस वन डी व NS उपकोष व NS उपकोष की ऊर्जा में NS उपकोष की ऊर्जा में बहुत कम अंतर पाया जाता है, बहुत कम अंतर पाया जाता है। n माइनस वन डी में NS उपकोष की ऊर्जा में बहुत कम अंतर पाया जाता है, इसलिए ये NS उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के पश्चात n माइनस वन डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को भी आसानी से त्याग देते हैं। इसलिए ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
एक से अधिक का मतलब परिवर्तनशील। जैसे देखो, हाँ जी, जैसे देखिए ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। वो स्कैंडियम जो है ना, अरे स्कैंडियम है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता अभी, तो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है केवल। कौन सा? +3, ध्यान रखें, ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आपकी। कौन सा? +3। ये देखो +2 भी दिखाता है आपकी, +3 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। ये +2, +3, +4, +5, एक एक बढ़ाते चलो बस। स्कैंडियम +3 दिखाएगा। यहां देखो क्रोमियम +1 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, +3, +4, +5, +6। ये लो, +5 और ये +6, ये +2, +3, +4, +5, +6 और +7, यानी ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन? मैग्नीज। यहां +2, +3, इसमें भी +2, +3, ये आपकी +2, +3, +4, ये +1 और +2 दिखाता है, और ये आपकी जिंक केवल +2 दिखाता है। ठीक है ना? अब इसमें देखो, मतलब ये तो मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अगर आपसे पूछे ये 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो मैग्नीज। सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो मैग्नीज। ये लो देखो, मैं इसमें वो कर देता हूं आपको। हाँ जी, देखिए ये तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ऐसे। अब इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, मतलब मोर सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, यानी अधिक स्थायी वाली, वो मैं आपको अंडरलाइन क्या गोले में बंद कर देता हूं। वो मैं आपको गोले में बंद कर देता हूं, यानी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं ये। देखिए टाइटेनियम जो है ना, ये +4 दिखाता है। टाइटेनियम कौन सा? +4। +4 इसकी मोर सुटेबल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर सुटेबल का मतलब आसानी से दिखाए, अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे देखो क्रोमियम +3 भी दिखाता है, ये भी इसकी मोर सुटेबल है, और ये +6 भी दिखाता है। ये भी कैसा है इसका? मोर सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज देखो +2 भी दिखाता है, ये भी इसका मोर सुटेबल है, और +7 भी दिखाता है। ठीक है ना? और आयरन है आपका, ये +2 भी दिखाता है और +3 भी दिखाता है। ये लो, ऐसे कोबाल्ट भी आपका +2 और +3 दिखाता है। और कौन बचा? निकल +2 दिखाएगा आपकी मोर सुटेबल, कॉपर +2, और जिंक तो पता ही है अपन को +2 ही दिखाएगा। अरे जिंक तो +2 दिखाएगा। ये लो, और इसका कौन सा है? इसका ये है +3। ठीक है, +4, +3, +6, +5, इसका +5। वेनेडियम का +5,
इसका 36272324 इसको तो आयरन 234 और एक ही 6 भी दिखाता है आयरन +6 भी दिखाता है आयरन और ये कॉपर 234 तक दिखा सकता है और निकल भी आपके 234 ये लो। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद की है ना, अरे मैंने ब्रैकेट में जो बंद की हैं ये आपके क्या है, मोर सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। जैसे स्कैंडियम +3 दिखाता है, स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, आपके लिख भी रखा है इसमें, इसमें आपकी लिख भी रखा है क्या कि जो ऐसा संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, स्कैंडियम। कौन सा आंसर है, स्कैंडियम। जिंक भी नहीं दिखाता परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों ही नहीं दिखाते। वैसे फर्स्ट ईयर में ये सवाल पूछा है और फर्स्ट ईयर में ये सवाल पूछ के दोनों ही आंसर दे दी, स्कैंडियम में दे दिया और जिंक भी दे दिया। अभी फाइनल आंसर क्या आएगा उसका तो पता चलेगा क्या आंसर मानता है। बाकी स्कैंडियम जिंक दोनों ही कैसे हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते हैं। स्कैंडियम केवल +3, जिंक +2। ठीक है, अब सुनिए, आप इसमें देखो स्टेटमेंट क्या याद रखना आप। एक तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, 3D श्रेणी में आपसे कोई पूछे कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कौन दिखा रहा है, तो ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3D श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज। कौन दिखाता है, अरे मैग्नीज दिखाता है। कितनी दिखाता है, +7। ये लो, इसको मैं और अंडरलाइन कर दूं इसको, मैग्नीज इससे आएगा। एक सेकंड, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं कोई। चलिए देखिए, इसको लिख देते हैं, ये लो। इस मैग्नीज को ध्यान रखें, मैग्नीज सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है इसमें। थ्री श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, अरे 3D श्रेणी में। ये लो, ये ऑक्सीकरण अवस्था की बात होगी। अब इसमें ये सारे पॉइंट लिख लेंगे अपन। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अधिकतम, और डी ब्लॉक में अधिकतम पूछे तो आगे लिखेंगे कल। रुथेनियम और ओस्मियम ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं आवर्त सारणी में कंप्लीट। डी ब्लॉक की क्या, आवर्त सारणी में +8 से ज्यादा कोई नहीं दिखाता है, रुथेनियम और ओस्मियम। पर 3D श्रेणी में पूछे तो कौन है, ये। अरे 3D में पूछे तो मैग्नीज कितना, +7। फिर जिंक और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये कौन से यौगिक बनाएंगे, उच्च में कौन से बनाएंगे, निम्न में ऑक्साइड कैसे होते हैं इनके, उच्च में ऑक्साइड कैसे होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कितने का अंतर होता है। ये सारी बातें अपन कल करते हैं भैया ना, थोड़ा बहुत बच रहा है इसमें। जैसे पी ब्लॉक में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो जो हायर एलिमेंट्स होते हैं ना वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उसमें मोर स्टेबल होते हैं। जबकि डी ब्लॉक में उल्टा हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगी, मोर सुटेबल। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, अरे क्या दिखाते हैं ये, मतलब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ठीक है ना, ये सारी बातों को अपन कल लिखेंगे, फिर कल और आगे बढ़ाएंगे इसको, ऑक्सीकरण अवस्था को। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आप शेयर करना बंद कर दिया आपने बिल्कुल ही, है ना। अब शेयर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने, तो शेयर करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा। चलिए, ओके, गुड नाइट सभी।